लेकिन आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो एक बहुत बड़े नेता के बेटे की है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में दो शब्द जरूर आएंगे जब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे। पहला शब्द होगा रईसजादा और दूसरा शब्द है दबंग। तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कुछ दबंग लड़के एक बड़ी सी जीप में, जिसमें बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं, ये जीप अपने आप में ये दिखाती है कि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, ये दबंग हैं, ये ताकतवर हैं और ये लोग अपनी रील्स बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस जीप को जो लड़का चला रहा है उसकी जाति दलित है, तो आप तुरंत इन शब्दों को वापस ले लेंगे। इस लड़के का नाम है आशु बैरवा और ये राजस्थान के पहले दलित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सुपुत्र हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लड़का अपने दोस्तों के साथ जिस ओपन जीप में ये वीडियो बना रहा है, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं इस लड़के के प्रोटेक्शन के लिए। यानी ये पुलिस की प्रोटेक्शन में रील्स की शूटिंग कर रहा है। वो पुलिस जो आपके और हमारे यानी टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, उसकी गाड़ियां, उसमें पेट्रोल डीजल इस देश के आम आदमी के टैक्स के पैसे से चलता है। इन तस्वीरों को देखकर हमें खुशी भी है कि एक दलित का बेटा आज इतनी बड़ी गाड़ी में चल रहा है। यह भी दलितों की तरक्की की एक तस्वीर है और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज आपको इन दो तस्वीरों को भी जरूर देखना चाहिए। इनमें पहली तस्वीर उप मुख्यमंत्री के बेटे की है जो पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ियों के साथ अपनी रील बना रहा है और ये एक दलित लड़का है, लेकिन एक बड़े दलित का बेटा है। दूसरी तस्वीर इसी राजस्थान के आम लोगों के उन बेटों की है जिन्हें सरकारी नौकरी के लिए बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। और इनमें सभी जातियों के बच्चे, सभी जातियों के लड़के लड़कियां आपको मिल जाएंगे। ये दो तस्वीरें देख लीजिए, एक आम आदमी है, एक खास आदमी है। एक आम आदमी का बेटा है, दूसरा खास आदमी का बेटा है। आज आपको खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपको इन दोनों तस्वीरों में वंचित और पिछड़ा हुआ कौन दिख रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ रील बनाने वाले इस लड़के को क्या शोषित मानते हैं, क्या कमजोर मानते हैं, क्या वंचित मानते हैं, जिसे उसे अधिकार नहीं मिले, जिसकी सिर्फ जाति तो दलित है लेकिन बाकी हर तरह से यह आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम है। या आपको बस की खिड़कियों के रास्ते बसों में घुसने की कोशिश करते ये लड़के पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं जो लगभग 30,000 सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज आप हमें बताइए, पिछड़ा हुआ, कमजोर और शोषित कौन है? ये लोग पिछड़े हुए आपको दिख रहे हैं, शोषित दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं, जिन्हें जीवन में कुछ तरक्की की आवश्यकता है। या इस खुली जीप में जो लड़के चल रहे हैं ये आपको शोषित और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां आम लोग जिस नेता को वोट देकर विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, उस नेता का बेटा तो तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर पुलिस की प्रोटेक्शन में एक बड़ी सी ओपन जीप में रील्स बनाता है और कहता है, आपने एक डायलॉग, हमारे देश में जितने भी वीआईपी हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके बच्चे एक डायलॉग जरूर मारते हैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। लेकिन जिन लोगों के वोटों से ये नेता मंत्री और विधायक बनते हैं, उनके बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह संघर्ष करना पड़ता है। और इस सब के बाद भी हम यही कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जरा तस्वीरों को देख लीजिए। ये दो तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि एक तरफ आम जनता है जो वोट देकर किसी को भी विधायक बनाती है, नेता को, फिर उन्हें मंत्री बना देती है और फिर उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। आम जनता जिसे लोकतंत्र में हम सबसे शक्तिशाली मानते हैं, जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है, नेता कहते हैं कि हम इस आम जनता के सेवक हैं। लेकिन सेवक कैसे रहते हैं, सेवकों के बेटे कैसे रहते हैं और आम जनता के बच्चे कैसे रहते हैं, ये दो तस्वीरें सिर्फ आज हम आपको दिखाना चाहते हैं।
हमारे देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है, चुनाव प्रचार होता है, तो बीजेपी का जो समर्थक है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक से बात तक करना बंद कर देता है, और जो कांग्रेस का समर्थक होता है वो बीजेपी के समर्थक को अपना कट्टर दुश्मन मानने लगता है, क्योंकि ये राजनीति जो है और दलगत जो राजनीति है ये हमारे देश के आम लोगों को भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। लेकिन जो राजनीति आपको अपने समर्थकों में अलग अलग बांट देती है, उसी राजनीति में नेताओं के परिवार बड़ी खुशी से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, और उनके बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती जैसी उनके समर्थकों के बीच होती है, जैसे नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच होती है, जैसी पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ताओं के बीच होती है। बीजेपी के दलित नेता और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे ने जिस ओपन जीप में अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो बनाया, ये जीप कांग्रेस के एक नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज की है, और इस वीडियो में यह लड़का भी उप मुख्यमंत्री के बेटे के साथ बैठा हुआ है। यानी एक बेटा बीजेपी नेता का है, दूसरा बेटा कांग्रेस के नेता का है। अब यह भी जान लीजिए कि पुष्पेंद्र भारद्वाज वही नेता हैं जिन्होंने राजस्थान की सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर इस समय वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन आज बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री के अपने ही डिप्टी प्रेमचंद बैरवा का सुपुत्र कांग्रेस पार्टी के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के सुपुत्र की गाड़ी में बैठकर पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर यह रील बना रहा है, और राजस्थान की पुलिस भी उनके साथ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाकर चल रही है। और यह हमारे इस लोकतंत्र में एक मजाक के जैसा है। सोचिए, जो गांव में गरीब दलित परिवार रहते हैं, जब उनके खिलाफ अत्याचार की कोई घटना होती है तो यही पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए इन दलित परिवारों को घंटों नहीं कई कई दिनों तक थाने में बैठाकर रखती है। लेकिन जब एक दलित उप मुख्यमंत्री का नाबालिग बेटा अपने दोस्त की खुली जीप चलाता है तो यही पुलिस उसके साथ सुरक्षा घेरा बनाकर चलती है, जबकि ये नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। अब हम आपको यह बताएंगे कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाई, क्या उन्हें भी अब हमारे देश के लोगों ने हिंदुओं और मुसलमानों में बांट दिया है। और हमें यह बताते हुए आज बहुत दुख हो रहा है कि आज देश की राजधानी दिल्ली के एक सरकारी पार्क में भारत की पहली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का जबरदस्त विरोध हो रहा है, और एक खास धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद की दीवार के साथ बने इस सरकारी पार्क में इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, इसे स्थापित नहीं होने देंगे। यह सरकारी पार्क दिल्ली के सदर बाजार इलाके में है, जिसकी दीवार वहां की मशहूर शाही ईदगाह मस्जिद से लगती है। यानी दोनों की जो बाउंड्री वॉल है मस्जिद की और इस सरकारी पार्क की, वो एक है। और जब दिल्ली के नगर निगम ने इस प्रतिमा को इस पार्क में स्थापित करने का फैसला किया, तब मस्जिद कमेटी के लोगों ने इसके विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि इस पार्क की दीवार मस्जिद की दीवार से जुड़ी हुई है, इसलिए यहां इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाना उनके धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। लेकिन पहले हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने और उसके बाद हाईकोर्ट के डबल जज की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया और यह पूछा कि क्या अब इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों को भी धर्म के आधार पर बांटा जाएगा। लेकिन आरोप है कि जब से हाईकोर्ट का यह फैसला आया और दिल्ली के नगर निगम के अधिकारियों ने यह ऐलान किया कि वो इसी पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित करेगा, तभी से यह अफवाह फैल गई कि नगर निगम वक्फ बोर्ड और मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। और इस अफवाह के कारण अब दिल्ली के इस इलाके में बहुत सारे मुसलमान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं, क्योंकि वो झांसी की रानी की प्रतिमा को देखना नहीं चाहते। और इसके कारण नगर निगम ने भी इस पार्क में इस प्रतिमा को लगाने का फैसला अब कुछ समय के लिए टाल दिया है, क्योंकि हमारे देश में जो पूरी व्यवस्था है उसे धर्मनिरपेक्ष दिखना है। नगर निगम का कहना है कि प्रतिमा पहले पास के एक सड़क के बीच एक चौक पर स्थापित थी,
जिसके कारण वहां काफी ट्रैफिक जैम लगता था। और अब इस प्रतिमा को सरकारी जमीन पर ही बने एक पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद के मौलानाओं को इस बात से परेशानी है कि यह प्रतिमा मस्जिद के साथ लगे एक सरकारी पार्क में आखिर लग कैसे सकती है, और यह हमारे देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रानी लक्ष्मीबाई भारत की पहली वीरांगना मानी जाती हैं, जिन्होंने वर्ष 1857 और 58 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और रानी लक्ष्मीबाई की सेना में हिंदुओं के साथ तब मुसलमान भी थे। उनके तोपची का नाम था गौस मोहम्मद खान, जिन्होंने उनके प्राणों को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी थी। जबकि मुंदर खातून रानी लक्ष्मीबाई की बचपन की सहेली थी और उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए अंग्रेजों की गोली खाई थी। लेकिन आज मुस्लिम समुदाय के ही कुछ लोग इस वीरांगना की प्रतिमा लगाने का सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह प्रतिमा मस्जिद के साथ लगे हुए एक सरकारी पार्क में लगाई जा रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पार्क में गौस मोहम्मद खान और खुदा बख्श की प्रतिमा भी लगनी है। लेकिन इसके बावजूद शाही ईदगाह मस्जिद के इमाम और इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इसलिए आज ये सवाल उठता है कि क्या अब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, और ये तस्वीर गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर की है। खास बात क्या है इसमें, गाजा में भी मुसलमान रहते हैं और इजिप्ट में भी मुसलमान रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इजिप्ट ने गाजा के मुसलमानों को अपने देश में आने से रोकने के लिए अपने बॉर्डर पर यानी सीमा पर 5 लेयर्स की एक सिक्योरिटी वॉल बना दी है, जिससे गाजा का एक भी मुसलमान इजिप्ट में प्रवेश नहीं कर सकता। आप देखिए 5 परतों की, 5 लेयर्स की जबरदस्त ये जो सिक्योरिटी वॉल है, इसे बॉर्डर पर लगा दिया गया है। सोचिए, जब इजिप्ट एक मुस्लिम देश होते हुए भी गाजा के मुसलमानों को अपने देश में आने से रोक रहा है, तब भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनका यहां आसानी से आधार कार्ड बन जाता है, पासपोर्ट बन जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है और कई मामलों में तो जाति प्रमाण पत्र भी आसानी से बन जाता है। और मुंबई में अब एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है जिसके बारे में आप सबको आज पता होना चाहिए। मुंबई के पास ठाणे से एक गिरफ्तारी हुई और इसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया। और जब यह गिरफ्तार हुई महिला, तो पुलिस ने इसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं इस महिला के बारे में। पुलिस का कहना है कि यह महिला एक बांग्लादेशी मॉडल है जो अपने पूरे परिवार के साथ घुसपैठ करके बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आई थी और मुंबई के पास एक इलाके में रिया बर्डे के नाम से रह रही थी। कागजों में इस महिला का नाम है रिया बर्डे, जबकि इसका असली नाम है बन्ना शेख और ये एक मुसलमान है। पुलिस के मुताबिक यह महिला अपनी मां रूबी शेख, अपनी बहन मोनी शेख और अपने भाई रियाज शेख के साथ घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल आई थी। और भारत आने के बाद रूबी शेख की मुलाकात महाराष्ट्र के अमरावती में रहने वाले अरविंद बर्डे से हुई। रूबी शेख इस महिला की मां है और इसके बाद इस महिला की मां रूबी शेख और अरविंद बर्डे ने शादी कर ली और यह बांग्लादेशी परिवार मुसलमान से हिंदू बन गया। और इनमें रूबी शेख अंजलि बर्डे बन गई, बहन मोनी शेख रितु बर्डे बन गई, भाई रियाज शेख रविंद्र बर्डे बन गया और यह लड़की खुद बन्ना शेख से रिया बर्डे बन गई। और इसके बाद इस पूरे परिवार ने इसी नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया, भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड बनवाया और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया। इसके बाद शादी के बाद रूबी शेख कतर चली गई और रूबी शेख की बेटी यहीं अश्लील फिल्मों में काम करने लगी। और आरोप है कि इस बांग्लादेशी मॉडल ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस के लिए भी कई फिल्मों में काम किया। और यह राज कुंद्रा का वही प्रोडक्शन हाउस है जो अश्लील और एडल्ट फिल्में बनाता था और इस मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और बांग्लादेश की यह मॉडल भी राज कुंद्रा के इस प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करती थी, उसमें बनने वाली फिल्मों में काम करती थी जो अश्लील फिल्में वहां बनती थी। मुंबई पुलिस भी इस महिला को वैश्यावृत्ति के आरोपों में पहले एक बार गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि उस समय मुंबई पुलिस भी इस लड़की के तमाम दस्तावेजों को देखकर, इसके
प्रमाण पत्रों को देखकर, डॉक्यूमेंट्स को देखकर धोखा खा गई थी और उसे तब यह पता ही नहीं चल पाया कि यह लड़की असल में रिया बर्डे नहीं बल्कि बन्ना शेख है और यह बांग्लादेश से भारत में आई है। लेकिन हाल ही में इस मॉडल के एक दोस्त ने पुलिस को इसके बारे में सब कुछ जानकारी दे दी, जिसके बाद अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और वो इसके भाई और बहन की तलाश भी। भारत के अंदर ही रहने वाले लड़के पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने के लिए जब जाते हैं सरकारी नौकरी की, तो उन्हें कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर बुरी तरह से पीटा जाता है और कहा जाता है कि तुम बिहार के हो इसलिए तुम पश्चिम बंगाल में नहीं आ सकते। यानी ये बिहार और पश्चिम बंगाल दो अलग अलग देश की तरह बन गए। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से हमारे पास आई हैं, जहां बिहार के कुछ छात्र सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए, सरकारी नौकरी की परीक्षा देने के लिए गए थे। लेकिन इसके बाद वहां बिहार के इन छात्रों को यह कहकर पीटा गया कि वो पश्चिम बंगाल में आकर वहां के युवाओं की नौकरियां कैसे छीन सकते हैं, वो यहां नहीं आ सकते, उन्हें यहां परीक्षा नहीं देने दी जाएगी और उन्हें यहां से तुरंत भाग जाना चाहिए।